सुमित्रा के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे विनीत और पुनीत तो जैसे सुमित्रा की आंखों के तारे थे। प्यार तो वो अपनी बेटी प्रिया से भी करती थी, लेकिन अधिकतर भारतीय माँओं की तरह बेटी का प्यार बस उसे ससुराल तक पहुंचाने के लिए ही था। और बेटों का प्यार उनके लिए तो घर, ज़मीन, गाड़ी सब ला कर देने के लिए। सबसे छोटी होने पर भी सबसे पहले सुमित्रा ने बेटी प्रिया के हाथ पीले किए और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर गंगा नहा ली। बेटी की शादी के बाद उसने पहले बड़े बेटे विनीत की शादी वर्षा से की और उसके 2 साल बाद छोटे बेटे की शादी बहू पूजा के साथ करा दी। सुनते हैं, प्रिया की शादी तो अच्छे परिवार में हो गई और दोनों बेटों के लिए मैं चुन चुन कर हीरे लेकर आई हूँ। बस जी, अब तो समझो जीवन सफल हो गया हमारा। बेटी ससुराल में खुश है और हम यहाँ अपने दोनों बेटे और बहुओं के साथ। क्या ठीक कहा ना? ओ भाग्यवान, बिल्कुल ठीक कहते हो। सुमित्रा और सुमित बड़े उसूलों वाले थे, जो एक बार बेटी को विदा किया तो उसे ससुराल में रमने के लिए छोड़ दिए। रोज़ रोज़ फ़ोन करके मायके की खबर बेटी तक पहुंचाने के सुमित सख्त खिलाफ था। थोड़ा समय बीता तो सुमित्रा अपनी 2 मंजिला घर को छोड़कर पति सुमित के साथ फार्म हाउस वाले घर में शिफ्ट हो गई। अरे माँ, कितने अरमानों से अपने 2 मंजिला घर बनाया था कि आप अपनी बहुओं के साथ उसमें रहेंगी। फिर क्या ज़रूरत है आपको शहर से बाहर फार्म हाउस में अकेले रहने की? बेटा प्रिया, बात तो तेरी सही है, लेकिन सच बताऊं तो मेरा मन ना उचट गया है एक ही जगह पर रहते रहते। और ये फार्म हाउस तो मैंने और तुम्हारे पापा के लिए ही बनवाया था। अब अपने जीवन की दूसरी इनिंग हम यहाँ रहकर पूरी करेंगे। हमें भी तो एक दूसरे के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिलना चाहिए ना। बेटी प्रिया ने माँ को फ़ोन तो कुछ और ही बताने के लिए किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि माँ और पापा अपना घर छोड़कर फार्म हाउस शिफ्ट हो गए हैं तो अपनी परेशानी भूलकर वो माँ के मन में झांकने में व्यस्त हो गई। वैसे तो माँ ने हंसते हुए बात की थी, लेकिन न जाने क्यों प्रिया को माँ की हंसी बनावटी लग रही थी। किस मुँह से माँ को बताऊँ कि माँ को कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस में रहने की परमिशन मांगने के लिए ही मैंने फ़ोन किया था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। माँ तो खुद ही वहाँ रहने चली गई है। प्रिया के मन में उथल पुथल चल रही थी कि 2 दिन बाद बड़ी भाभी का फ़ोन आता है। अरे प्रिया, कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भाभी, बस ठीक ही है। वो दरअसल ना, मुझे एक मकान की ज़रूरत है। हम जिस घर में रहते हैं उसे हमने कुछ पर्सनल रीज़न से बेच दिया है। बस अब किराए का मकान ढूंढ रही हूँ। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ बाबूजी तो अब अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। तेरी छोटी भाभी तो कब से पीछे पड़ी हुई है कि माँ बाबूजी के बिना खाली घर काटने को आता है, इसलिए हम उसे किराए पर चढ़ा दें। सच में छोटी भाभी बहुत प्यार करती है माँ बाबूजी से। अच्छा, ऐसे कैसे मम्मी पापा घर छोड़कर चली गए? आप दोनों ने रोका नहीं उन्हें? अब क्या बताऊं प्रिया, छोटी ने तो माँ बाबूजी के जाने के बाद कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। हमने तो उन्हें रोकने के लिए खूब मनाया, लेकिन उन दोनों ने तो एक बार कसम खा ली तो खा ली, फिर तो वो घर छोड़कर ही माने। क्या कह सकते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। अच्छा, वैसे बात तो छोटी भाभी ठीक ही कह रही है। माँ पापा नहीं है तो 1 फ्लोर खाली ही होगा। आप लोग देखो कोई अच्छा किराएदार मिल जाए तो। मैं भी देख रही हूँ 20,000 तक कोई मकान मिल जाए तो जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ। ननद की बात सुनकर बड़ी भाभी बातों को गोल मोल घुमाकर फ़ोन रख देती है। बड़ी चालू है ये प्रिया। जैसे ही इसे पता चला कि मैं किराएदार ढूंढ रही हूँ, तुरंत अपने लिए मकान ढूंढने का रोना रोने लग गई। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो अपनी ननद को घर किराए पर दूंगी? बाबा, रिश्तेदारी से तो दूर ही भले। बड़ी भाभी को जल्द ही एक किराएदार मिल जाता है जो पूरे 18,000 में ऊपर का फ्लोर किराए पर लेने को राज़ी हो जाता है। भाभी, आजकल सीधे होने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पहले ही दिन रेंट एग्रीमेंट करके कागज़ इस किराएदार के मुंह पर मार दो। इससे हमारी भी पूरी सेफ्टी रहेगी और एडवांस भी किराया भी मिलेगा हमें। सही बोल रही हो छोटी। ऐसा करते हैं, 3 महीने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ा लेंगे। किराएदार के साथ 3 महीने का एग्रीमेंट करके वर्षा और पूजा बहुत खुश थी। अब तो घर बैठे 18,000 उनकी जेब में आने वाले थे। दोनों के पेट में तितलियां नाच रही थी, क्योंकि दोनों को 9,000 जो मिलने वाले थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 1 सप्ताह के बाद किराएदार मनोज अपने साथ 2-3 लड़कों को लेकर घर आता है।
देर रात तक तेज आवाज में गाने बजाकर वे तीनों पार्टी करते और सुबह 4 बजे नशे में धूत होकर मनोज के दोस्त वहां से चले जाते हैं। देख रही है छुटकी, ये कैसे आदमी को किराए पर रख लिया हमने। कौन शरीफ आदमी अपने घर में ऐसे आदमियों को बुलाकर शराब पिलाता है। अगर इसे ज़्यादा दिन तक रखा ना तो मोहल्ले में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। अरे माना कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन और भी तो लोग हैं जिनके घर पर बहन बेटियां हैं। अगर इसे छूट दी तो ये कॉलोनी का माहौल बिगाड़ देगा। अब क्या करे भाभी, अगर 3 महीने से पहले उसे निकाला तो एग्रीमेंट के अनुसार उसे उसका पूरा डिपॉजिट वापस करना होगा। अरे आग लगी इस नास बिटे के डिपॉजिट में। 1-2 दिन में इसका पैसा उसके मुंह पर मार कर चलता करूंगी इसे। 3 महीने का किराया देकर हमें खरीद थोड़ी न लिया इस निकम्मे ने। 2-4 दिन बीते तो किराएदार मनोज फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। किसी तरह उसका डिपॉजिट का पैसा उसे देकर दोनों ने किराएदार को चलता कर दिया। दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर किराएदार ढूंढ रही थी, लेकिन अब उनकी हालत दूध से जले बिल्ली की तरह हो गई थी, जो छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। इसीलिए बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी पसंद का कोई किराएदार मिल ही नहीं रहा था। भाभी, किसी अजनबी को मकान किराए पर देने में हमेशा रिस्क ही रहेगा। पता नहीं कैसा आदमी रहने आ जाए। इससे तो अच्छा है कि हम प्रिया को ही अपना फ्लोर किराए पर दे दे, और वो तो 20,000 देने को तैयार थी। हमारा तो फ़ायदा ही है, क्या कहती हो? हाँ, बात तो तेरी सही है। प्रिया को किराए पर रखने में एग्रीमेंट और कागज़ बनाने के झमेले में भी नहीं फंसना पड़ेगा, और अगर नहीं जमा तो सीधा सीधा बोल देंगे कि हमारा फ्लोर खाली कर दो। दोनों देवरानी जेठानी आपस में अच्छी से सलाह मशवरा करने के बाद प्रिया को फ़ोन करती है। प्रिया, बड़ी भाभी बता रही थी कि तुम किराए पर रहने के लिए कोई मकान तलाश कर रही हो। तुम्हें मकान मिल गया क्या? नहीं भाभी, अभी तो नहीं मिला। आप तो जानती हो कि आजकल अच्छा पारिवारिक माहौल वाला मकान मिलना आसान थोड़ी ना है। कहीं मकान पसंद नहीं आता तो कहीं रहने वाले लोग। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। तुम्हारी परेशानी हम समझते हैं प्रिया। एक काम करो, तुम्हें मकान की ज़रूरत है और हमें किराएदार की, तो क्यों ना तुम हमारे ही ऊपर वाले फ्लोर पर आकर रहना शुरू कर दो। लेकिन भाभी, अपने मायके में आकर रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम मायके में आकर रह रही हो। हम तुम पर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे। तुम तो बस एक किराएदार की तरह आकर यहाँ रहो। जैसे तू कहीं और किराया देगी वैसे ही हमें दे देना। हम भी निश्चिंत रहेंगे कि अच्छे लोग हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे हैं। वो क्या है ना, जैसे अच्छा मकान मिलना मुश्किल है, वैसे ही अच्छा किराएदार ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा भाभी, आप इतना कह रही है तो ठीक है, जैसा आप कहें। मैं आ जाती हूँ, लेकिन अभी से बता दे रही हूँ, मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी। कोई बात नहीं प्रिया, घर की बात है। 2-4 हज़ार रुपये कम ज़्यादा हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाभी की बात सुनकर ननद प्रिया अपने परिवार को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर रहने के लिए आ जाती है। भाभी, पवन जी पूछ रहे थे कि भाभी ने कोई रेंट एग्रीमेंट क्यों नहीं बनवाया। आप कहें तो हम एग्रीमेंट बनवा कर एडवांस किराया देने के लिए भी तैयार हैं। अरे नहीं नहीं प्रिया, घर की बात है। तुम्हारे साथ इन सब फॉर्मेलिटी में पड़ने की क्या ज़रूरत है। कोई एडवांस की ज़रूरत नहीं है। तुम बस हर महीने अपना किराया देती रहना, इतना ही बात है। भाभी की बात सुनकर प्रिया बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है और बड़े आराम से अपने मायके में किराएदार बनकर रहने लगती है। शुरुआत में तो कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन धीरे धीरे भाभियों को ये समझ में आने लगता है कि यहाँ ननद प्रिया किराएदार कम और मकान मालकिन बनकर ज़्यादा रहने लगी है। अब वो बात बात में अपनी धौंस जमाने लगी थी। कई बार तो प्रिया भाभियों को भी उल्टी सीधी बातें सुना देती थी। अब सारी बातें भाभियों के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। एक दिन बड़ी भाभी ने छोटी से कहा, ये प्रिया कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी। अरे हमने इसे यहाँ किराएदार बनाकर रखा था और ये तो ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो यहाँ की मालकिन है और हम किराएदार। लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मैं तो खुद आपसे यही बात कहने वाली थी कि शायद अब हमें नया किराएदार ढूंढना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है कि किराएदार ज़्यादा दिन किसी मकान में रहते हैं तो खुद को मकान मालिक समझने लगते हैं। और ये तो वैसे भी इस घर की बेटी है, इसलिए खुद को इस घर की मालकिन ही समझने लगी है और हमें नौकरानी। अरे इसके जैसियों को तो मैं अपनी जेब में लिए घूमती हूँ। ये बड़ी मालकिन बनने वाली। अब जब घर में हमने इसकी माँ की नहीं चलने दी तो ये कौन से खेत की मूली है। अभी बताती हूँ इसे।
प्रिया, तुम्हें यहाँ आए लगभग 1 साल हो गया है। तुम 20,000 किराया देती हो और वो भी पिछले कई महीनों से दिया नहीं। नए किराएदार इस फ्लोर का 30,000 देने को तैयार है। अब तुम देख लो, या फिर तुम ही 30,000 दे दो, या फिर अपने लिए कहीं और मकान देख लो। क्या कहा 30,000? अरे मैं क्यों आपको 30,000 दूंगी? बल्कि मैं तो अब आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाली, क्योंकि ये फ्लोर अब मेरा है। क्या कहा? ये फ्लोर तुम्हारा है? बोलो मत, तुम बस यहाँ एक किराएदार हो। जब तक हमारा मन करेगा तुम्हें रखेंगे, जब दिल करेगा सामान सहित तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। भाभी, मैं बहुत इज्जत से आप दोनों के साथ पेश आ रही हूँ। मुझे भी आपकी तरह अनाप शनाप बोलने को मजबूर मत कीजिए। आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरे घर से इसी समय दफ़ा हो जाइए। क्या कहा तुमने? मेरे घर से? ये घर तुम्हारा कब से हो गया? तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर घर खाली कर दो, वरना मैं अपना घर खाली कराने के लिए पुलिस बुला लूँगी। किसी गलतफहमी में मत रहना कि भाभी तुम्हारी इस हेकड़ी से डर जाएंगी। अरे भाभी, बड़ी नादान हो आप दोनों। ये मकान मेरे मम्मी पापा का है और उनकी संतान होने के नाते इस मकान पर आपसे पहले मेरा अधिकार है। आज से ये फ्लोर मेरा है। और हाँ, कोर्ट कचहरी जाने की गलती भी मत करना, वहाँ भी आप दोनों कुछ प्रूव नहीं कर पाओगी। देखो तो, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। एक तो अपने घर में इतने दिन रखा, ऊपर से ये हमें ये आंखें दिखा रही है। देख लिया ना पूजा तूने, इसीलिए मैं कह रही थी कि रिश्तेदारी दूर की अच्छी होती है। लेकिन तुम तो बड़ी प्रिया भक्त हुई जा रही थी, भाभी भाभी करके मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तुमने बुलाया था ना इसको, अब भुगतो। हाँ भाभी, बुलाया तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्रिया 2 दिन में ऐसे रंग बदल लेगी। आप चिंता मत करो, मैं भी इसकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा भाई वकील है। आज ही अपने भाई के पास जाती हूँ और इसको धक्के मार के घर से बाहर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। पूजा अपने भाई के पास जाती है और मकान खाली करवाने के लिए नोटिस ननद प्रिया के पास भिजवा देती है। नोटिस के जवाब में प्रिया मकान के कागज़ दिखा देती है, जिसमें मकान की मालकिन की जगह उसका नाम लिखा हुआ था। प्रिया के पास मकान के कागज़ देखकर पूजा और वर्षा के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो दोनों समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ धोखा आखिर किया किसने है, ननद प्रिया ने या सास ससुर ने। मुझे पूरा यकीन है प्रिया ने नकली कागजात बनवाए हैं। माँ बाबूजी, ये मकान इसके नाम कर ही नहीं सकते। मैं अभी माँ बाबूजी को यहाँ बुलाती हूँ और उनकी बेटी की करतूत दिखाती हूँ। भाभी की बात सुनकर प्रिया अपनी माँ सावित्री को फ़ोन करती है। थोड़ी ही देर में सावित्री अपने पति के साथ वहाँ पहुँच जाती है। आपने देखा माँ जी, आपकी बेटी ने क्या कर्म किए हैं। ये हमारे मकान पर कब्जा करना चाहती है। इस मकान की मालकिन तो आप है ना माँ जी। अब आप ही अपने हाथों से धक्के मारकर इसको घर से बाहर निकालिए, तब इसे अपनी औकात समझ में आएगी। इतने सब तमाशा के बीच दोनों बेटे पुनीत और विनीत भी घर आ चुके थे। पूजा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस मकान से बाहर वो जाएगा जो यहाँ गलत तरीके से रह रहा है। इसलिए तुम दोनों की समझदारी इसी में है कि 30 दिन के अंदर मकान खाली करके दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना पुलिस में केस अब मैं करूँगी। क्या? इसका मतलब माँ जी ये सब आपका किया धरा है? ये मकान मैंने अपनी पति की कमाई से बनाया है। इस पूरे मकान में तुम्हारे पतियों की कमाई की एक ईंट भी नहीं लगी। इसलिए जिसे मेरा मन करेगा उसे मैं ये मकान दूंगी। तुम दोनों दहेज में लाई थी क्या ये मकान? ये मकान मैं अपनी बेटी को दे चुके हूँ। तुम सबको क्या लगा था कि तुम माँ के साथ कुछ भी कर लोगे और माँ कुछ भी नहीं करेगी? वो तो अच्छा हुआ कि आपके यहाँ किराए पर आने के बाद एक दिन मैं माँ से मिलने के लिए फार्म हाउस गई थी। माँ तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। तभी पापा बाज़ार से राशन लेकर घर में घुसे। पापा को बाइक चलानी आती नहीं, इसलिए पापा बाज़ार से पैदल ही सामान लेकर आए थे। वज़न उठाने के कारण वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे। उन्हें देखकर मैंने कहा, पापा क्या ज़रूरत थी आपको इस उम्र में अकेले आकर यहाँ फार्म हाउस पर रहने की? जीवन भर तो आप दोनों यही राग आलापते रहे कि दोनों बेटों की शादी करके पोते पोतियों के साथ मज़े से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, और अब जब उनके साथ रहने का समय आया तो आप लोग यहाँ अकेले रहने के लिए चले आए। यहाँ इस जंगल में अकेले फार्म हाउस में आप लोगों को क्या आनंद आ रहा है? मेरी बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटा, कुछ काम इंसान अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में भी किया करता है। बस तू ये समझ ले कि यहाँ आकर रहना हमारी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी है। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी।
क्या कह रही हो माँ? ठीक से बताओ, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, उस घर में रहकर अपना आत्मसम्मान बचाए रखना अब हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों बहुएं हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। जब से तुम्हारे पापा रिटायर हुए हैं, वे दोनों तो हमारे निवाले तक गिनने लगी थी। ना समय पर खाना बना कर देती थी, ना ही कभी बच्चों को हमारे पास बैठने देती थी। मुझे भी आकर काम पकड़ा जाती और हर समय खाली बैठकर रोटी तोड़ने के ताने देती। एक दिन तो उसने तुम्हारे पापा से कहा कि दिन भर यहाँ बैठकर अखबार पढ़ते रहते हो, ये नहीं कि सुबह उठकर घर की सफाई कर दिया करो। मैंने जीवन भर उनसे कभी झाड़ू को हाथ भी नहीं लगवाया, और बहू के राज में वो बेचारे सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करने लगे। बस अब और अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम दोनों वो मकान बेटा बहू को सौंप कर यहाँ चले आए। यहाँ आकर कम से कम 2 रोटी इज्जत से तो खा रहे हैं। माँ, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे तो आपने कभी अपनी संतान समझा ही नहीं। बस शादी क्या हुई, मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग फेंक दिया। अगर आपके बेटे आपके काम नहीं आए तो कम से कम एक बार अपनी बेटी को ही याद करके देखा होता। मेरी बात सुनकर माँ और बाबूजी रोने लगे। तू सही कह रही है बेटा। शादी के बाद हम अपने बेटे और बहू के नशे में इतने डूबे हुए थे कि हमने तो कभी तेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। हमें माफ़ कर दे, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारूंगा। ये मकान जिसमें तू किराएदार बनकर रह रही है, वो तेरे ही नाम करूंगा। अब तू इस मकान की मालकिन बनेगी और वो दोनों घर से बाहर निकलेंगी। जो बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बस उसके बाद माँ बाबूजी ने मकान मेरे नाम कर दिया, और मैंने भी आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये किया। प्रिया की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने किए के लिए सास ससुर से माफ़ी मांगने लगती है। माफ़ी मांगने सब कुछ नहीं होगा। सास ससुर की संपत्ति तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें 2 रोटी देना और सम्मान से जीने देना, ये इतना भारी क्यों लगता है? तुम चारों अब यहाँ से जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ससुर की बात सुनकर दोनों बेटे अपने परिवार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सोनम का ससुराल शहर में होता है। उसकी शादी रोनित से हुई होती है। उसका मायका गांव में होता है और अब वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव में माँ नीलिमा, पापा ओमकारनाथ, भाई पारितोष और भाभी मैथिली से मिलने वहाँ रहने आती है। देखते हैं अब क्या होता है जब शहर से आई ये ननद भाभी मैथिली के पास गांव में आती है। अरे वाह वाह वाह, हमारी बच्ची, हमारी जान सोनम बिटिया, रुक जा, तेरी आरती उतारती हूँ। आ मैथिली बहू, जा जल्दी से आरती की थाली लेकर आ गई आफत। चलो महारानी की सेवा में लग जाओ। मैथिली पूजा की थाली लेकर आती है और फिर नीलिमा सोनम की आरती उतारती है। सोनम को घर में लाती है और उसे खटिए पर बिठाती है। सोनम, अब तो तुझे मखमली पलंग, एसी, टीवी, फ्रिज इन सब की आदत हो गई होगी। थोड़े दिन यहाँ एडजस्ट करना होगा। नहीं नहीं पारितोष भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हर कंडीशन में रह सकती हूँ, नो इश्यू। लेकिन जैसे मैं निकली थी इस गांव से शादी के बाद, और अब इस गांव को देखकर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। सड़कें भी कितनी सुंदर हो गई है, घरों की मरम्मत भी हुई है, खेती बाड़ी भी अच्छे लग रहे हैं, फसलें भी सही तरह से उगी है, और जहाँ देखो लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है। अच्छी डेवलपमेंट हुई है भाई। बस इस घर में ही डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ मैथिली बहू। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब क्या बताऊँ तुम्हें मैं सोनम, मेरी दोस्त रचना के घर टीवी भी आ गया, यहाँ नहीं आया। गांव में मुझसे भी अनपढ़ अनाड़ी औरतों के पास फ़ोन है, लेकिन सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। अपने भाई से कहो ना कि मुझे भी एक फ़ोन दिला दे। उफ, पारितोष भाई क्यों सताते हो बेचारी मेरी फूल सी भाभी को? इसे क्या पता, इसकी भाभी फूल तो है लेकिन कांटों से भरी हुई है। हाँ हाँ सोनम, मैं जल्दी लेकर दे दूंगा इसे फ़ोन। फिर करती रहना भाभी और ननद घंटों तक फ़ोन में गॉसिप। सोनम अपने सभी घर वालों को अपने फ़ोन में शहर के फ़ोटोज़ दिखाती है और उन्हें बताती है कि शहर में रहने के कितने फ़ायदे हैं।
अरे वाह वाह वाह, शहर में रहना तो वाकई में किसी सपनों से भरी जिंदगी को जीने से कम नहीं। एग्जैक्टली माँ। शहर में घर से बाहर निकलते ही हर एक चीज़ की दुकान होती है। वहाँ गांव की तरह एक टूथपेस्ट लेने के लिए घंटों तक बाजार में नहीं जाना पड़ता। वहाँ पर 24 घंटे हलचल लगी ही रहती है और शहर के नज़ारे, समंदर, सड़कें, गलियाँ सब एकदम देखने लायक होते हैं। हाय, ये तो सच में सपनों जैसा जीवन है। हाँ, मैं तो माँ को कब से कहती आ रही हूँ, अब भी यही कहूँगी कि आ जाओ शहर में रहने। गांव में कुछ नहीं है। पारितोष भाई, आपने भी गांव में जो पढ़ाई की है उसके बदले आपको शहर में 2 गुना 3 गुना पैसा मिल सकता है। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और डेवलपमेंट भी। अरे वाह, अब तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी चले आए शहर में ही और वहीं बस जाए। बात तो तुमने सही कही है सोनम, लेकिन शहर में रहने का बहुत खर्चा होगा। वहाँ सब कुछ गांव से कई गुना ज़्यादा महंगा रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गांव में रहना ही बेटर है। पारितोष, तुम तो ना इस गांव की मिट्टी में ही धंस जाओ। और तो कुछ होने से रहा तुमसे। अरे कब तक एक ही तरह की जिंदगी जिएंगे? थोड़े बदलाव आने भी तो ज़रूरी है। हाँ पारितोष भाई, अगर आप सब शहर आओगे तो मैं भी तो बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा मायका, मेरा घर, मेरी माँ, पापा, भाई, भाभी, आप सब मेरे पास ही रहोगे, चंद कदमों की दूरी पर। सोनम अपने मायके वालों को शहर के बारे में गहराई से जानकारी देती है और मैथिली ठान ही लेती है कि वो तो अब शहर जाकर ही रहेगी। और इसीलिए जितने दिन सोनम गांव में रहती है, मैथिली उसे शहर के बारे में ही पूछती रहती है कि वहाँ घर कैसे लेते हैं, नौकरी कैसे ढूंढते हैं, सुपरमार्केट क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ें और टर्म्स जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। भाभी, आई होप कि आप समझ गई हो कि यहाँ से कैसे घर बुक करना है। ये लीजिए मेरा लैपटॉप, और इसमें आप अपने लिए भी जॉब्स ढूंढ सकती हो। अच्छा, और वो तुम जो कह रही थी, वो ओनर घर के कौन है तुम्हारे घर के पास के बिल्डिंग के? ओह हाँ, मैं पारितोष भाई को मिस्टर दीक्षित का फ़ोन नंबर भेज देती हूँ, फिर वो आसानी से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप दोनों यहाँ बैठे ही अपना घर पहले से ही देख सकते हैं। अच्छा घर ही देखिएगा, माँ और पापा का सपना फाइनली पूरा हो ही जाएगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाँ हाँ, मैं भी बहुत बहुत हैप्पी हूँ और साथ ही एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड नहीं भाभी, एग तो अंडा होता है ना, एक्साइटेड भाभी। अरे हाँ, वही एक्साइटेड। ननद हो तो ऐसी। तुम सच में ना बहुत अच्छी हो सोनम। अरे बस आप लोग जल्दी से शहर आ जाइए, आई मीन मुंबई आ जाइए, फिर हम दोनों ननद भाभी मिलकर हर शाम पार्टी करेंगे। मुंबई इज़ जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग, यूल डेफिनेटली लव इट भाब्स। इसे क्या पता, इसकी इस चतुर और चालाक भाभी ने तो कुछ और ही सोच रखा है अपने खुराफाती दिमाग में। दिन गुजर जाते हैं और सोनम शहर वापस चली जाती है, पर अपने सभी मायके वालों पर शहर आने का बुखार चढ़ाकर। पारितोष बेटा, हमें तो शहर जाने का बड़ा मन हो रहा है। इसमें नुकसान तो होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा जब तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। अल्लाह, नीलिमा सही कह रही है। हाँ माँ पापा, मैं और मैथिली भी वही सोच रहे थे, पर अब हम अपना बोरिया बिस्तरा भर के सीधा शहर के लिए रवाना तो नहीं हो सकते ना, प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी, उसमें भी समय लगेगा। आप दोनों निश्चिंत रहिए माँ जी, पापा जी। ऐसा कहकर मैथिली नीलिमा और ओमकारनाथ को चुप करा देती है। वो शहर में रहने की सारी तैयारी कर देती है और सब एडजस्टमेंट पूरी कर लेती है। फिर बाद में अपने कमरे में मैथिली पारितोष को सुनाती है। एक बात बताओ, हमने जो शहर में जाकर सेटल होने का फ़ैसला लिया है, तो हम दोनों ही जा रहे हैं या फिर माँ जी और पापा जी को भी ले जाना पड़ेगा? अरे कैसी बात कर रही हो मैथिली, माँ और पापा को हम गांव में अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। हम शहर में कुछ दिन घूमकर वापस नहीं आने वाले गांव, हम हमेशा के लिए शहर में सेटल होने जा रहे हैं, समझ रही हो ना तुम? चुप रहो तुम। तुम्हें पता भी है शहर में रहने के लिए एक आदमी का ही कितना खर्चा होता है। घर, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ महंगा है वहाँ पर। सब कुछ देखना पड़ेगा ना। एक इंसान का खर्चा निपटाते निपटाते ही दम निकल जाएगा, और तुम अपने माँ और पापा को भी ले चलना चाहते हो। इतने पैसे हैं क्या तुम्हारी तिजोरी में? हैं तो ले चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम जो कह रही हो वो भी
एक तरह से सही है, पर फिर क्या करें अब? उन्हें यहाँ हम उनसे कहेंगे कि शहर में सेटल होना इतना आसान नहीं है। उधर जाकर रहना, फिर काम ढूंढना, उस सबको होने के लिए टाइम लगता है। और जैसे ही मौका मिलेगा हम उन्हें बुला लेंगे। हाँ, ये सही है। वैसे भी हम कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं जो हम उन्हें कहेंगे। अरे वही होने वाला है, वही तो हकीकत है। पारितोष और मैथिली शहर जाने की सारी तैयारियां कर लेते हैं और वो नीलिमा और ओमकारनाथ को कहते हैं कि वो उन्हें अभी नहीं ले जाएंगे। वो उन्हें सारी बात भी बताते हैं कि आखिर वो उन्हें क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं गांव से। ठीक है पारितोष बेटा, मैथिली बहू, तुम लोग जाओ वहाँ पर। हम यहाँ प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए और सेटल हो जाओ, ताकि हम भी शहर आ सके जल्द से जल्द। क्यों जी? ओह बिल्कुल। पारितोष और मैथिली बड़ी ही चालाकी से मीठे बोल बोलकर नीलिमा और ओमकारनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर गांव से शहर चले जाते हैं। और सोनम शहर में रहकर बस इसी बात का इंतज़ार करती रहती है कि कभी उसके माँ पापा शहर आएंगे और वहाँ गांव में बैठे नीलिमा और ओमकारनाथ बेचारे बस इसी उम्मीद और आस पर टिके रहते हैं कि जल्द ही पारितोष और मैथिली उन्हें शहर जाने के लिए लेने आएंगे।